हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स टॉक विद साधना। और आज हम करने जा रहे हैं डिसोल्यूशन चैप्टर। ये पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर है। हमने अपने चैनल पे बाकी सभी चैप्टर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर था हमारा फंडामेंटल्स, तो इसकी अलग से हमने सीरीज़ बनाई है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फिर हमने सेकेंड सीरीज़ बनाई है रिकन्स्टिट्यूशन। उस रिकन्स्टिट्यूशन में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी है और एडमिशन ऑफ पार्टनर भी है। ओके। और फिर हमने किया है रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर। नाउ दिस इज गोइंग टू फोर्थ सीरीज जिसमें हम करेंगे डिसोल्यूशन। ओके। आपको इनमें से कोई भी चैप्टर अगर की वीडियो देखनी है तो गो एंड वॉच ऑन माय चैनल। देखिए, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन हम करते हैं। डिसोल्यूशन होता क्या? डिसोल्यूशन मतलब कंप्लीटली वाइंड अप होना। जो हमारा फर्म है, अब हम उसको क्या कर रहे हैं? बिल्कुल क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। ना ही पार्टनर्स के बीच में अब कोई रिलेशन बचेगा फॉर्मल, ना ही फर्म की कोई एग्जिस्टेंस बचेगी, ना ही कोई भी क्या है प्रॉफिट लॉस, कुछ नहीं। जब फर्म ही बंद हो गया, सब रिलेशंस बंद। ठीक है। तो डिसोल्यूशन क्या होती है? कंप्लीटली ब्रोक डाउन। जब हम फर्म को बिल्कुल बंद कर देंगे, पार्टनर्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बचेगा, ना ही फर्म एग्जिस्टेंस में आगे से रहेगा। ठीक है। और ब्रेक डाउन कैसे करेंगे? सारे हम क्या करेंगे? सारे एसेट्स को बेचेंगे, लाइबिलिटीज़ को पे करेंगे। कोई अगर सरप्लस बचता है तो उसको पार्टनर्स को देंगे। ठीक है। ये सीरीज ऑफ पेमेंट तो मैं अभी आगे कराऊंगी, ये आएगा। देखिए, डिसोल्यूशन किसके अकॉर्डिंग होता है? सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये एक्ट मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, ये इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप के लिए यही एक्ट लगता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो सारे की सारी जो गाइडलाइंस है वो किसकी फॉलो होगी? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की। ओके। और डिसोल्यूशन के लिए कौन सा अभी सेक्शन बताया मैंने? सेक्शन 39। क्या कहते हैं सेक्शन 39? कि अगर हम किसी फर्म का डिसोल्यूशन कर रहे हैं तो मतलब ये कि पार्टनरशिप का भी डिसोल्यूशन हो चुका है। फर्म की जो भी पार्टनरशिप हमारी क्या है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुकी है। फीचर्स क्या क्या है डिसोल्यूशन के, देख लेते हैं। जो पार्टनर्स हैं अब अपना जो बिजनेस है उसको कैरी नहीं करेंगे, सारी एसेट्स को हम बेच देंगे, उसके बाद लाइबिलिटीज़ को पे करेंगे, और अगर कोई सरप्लस बचता है सिर्फ तभी ही हम क्या करेंगे? पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको दे देंगे। ओके। अब देखो, हमको क्या करना है? सारे एसेट्स भी बेचने हैं। देखो क्या क्या काम है, एसेट्स भी बेचने हैं। सबसे पहले एसेट्स चेक करने हैं बैलेंस शीट में क्या क्या थे, फिर उसको बेचना है, फिर उन एसेट्स से लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करनी है। ठीक है। फिर उसके बाद देखना है कि कोई सरप्लस बचा या नहीं बचा। अब ये लाइबिलिटीज़ में थर्ड पार्टी भी, पार्टनर्स भी सब आ जाएंगे। तो अगर सरप्लस बचता है तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। ठीक है ना। तो इतना सारा काम है। तो ये इतना सारा काम क्या वैसे तो होएगा नहीं, बैठ के भी कॉपी पेन लेके बैठ गए सिर्फ केवल ऐसे कर लिया। तो क्या करेंगे? इस सब के लिए एक प्रॉपर अकाउंट बनता है। उस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। ओके। उसको हम क्या बोलेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट, ताकि हमको पता चल पाए कि हमको सरप्लस हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है। अब डिसोल्यूशन के बाद फर्म हमारी लीगल एंटिटी नहीं है, बंद हो चुकी है। फंडामेंटल्स में भी हमने, इसमें डिसोल्यूशन में भी हमने रिकन्स्टिट्यूशन में वो किया था टॉपिक, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो उसमें मैंने बताया था कि फर्म का बंद होना और पार्टनरशिप का बंद होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कैसे? देखिए, अगर पार्टनरशिप बंद हो रही है, पार्टनरशिप ख़त्म हो रही है, तो दूसरी पार्टनरशिप आ जाएगी, दूसरी वाली ख़त्म हुई तीसरी आ जाएगी। बट अगर वो फर्म ही ख़त्म हो जाएगा, फर्म ही डिसॉल्व हो जाएगा, तो पार्टनर्स रिलेशन में है ही नहीं, तो पार्टनरशिप कैसे आएगी? ठीक है ना। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप छोटा सा क्या है, स्कोप कम है इसका। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बड़ी चीज़ है। अगर पार्टनरशिप ख़त्म होती है तो पार्टनरशिप दोबारा बन सकती है, लेकिन फर्म ख़त्म हो गया तो पार्टनरशिप दोबारा बनने का मतलब नहीं बनता। ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म दो कंसेप्ट है। मीनिंग क्या रहेगा? रिलेशनशिप अमंग सम पार्टनर्स आर चेंज
तो अगर मैं डिसोल्यूशन ऑफ केवल पार्टनरशिप की बात करूं तो जो पार्टनर्स में रिलेशन है केवल वो क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन अगर मैं डिसोल्यूशन की बात करूं तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की, तो उसमें क्या है, कंप्लीटली टर्मिनेट होगा फर्म का, मतलब ये कि फर्म बिल्कुल बंद हो जाएगी। फर्म की कंटिन्यूटी पार्टनरशिप में तो चलेगी फर्म, लेकिन डिसोल्यूशन में फर्म बंद हो जाएगी। रिकंस्टिट्यूशन मतलब दोबारा बन रही है, तो अगर पार्टनरशिप दोबारा बन रही है तो फर्म रिकंस्टिट्यूट हो रहा है, लेकिन अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ही है तो रिकंस्टिट्यूट नहीं, वो बिल्कुल ही वाइंड अप हो रहा है। ओके, तो रिकंस्टिट्यूशन किस किस केस में होता है, एडमिशन, पार्टनरशिप, डेथ, इन सब में रिकंस्टिट्यूशन या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात करें तो इसके बहुत सारे वो हैं कि कब कब होती है, वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, क्या क्या केस हो सकते हैं, इंसॉल्वेंसी हो सकती है कि भाई पार्टनर कोई इंसॉल्वेंट हो गया, कोई कोर्ट से ऑर्डर आ गया तो भी कह सकते हैं। अब देखिए एसेट्स और नेक्स्ट है एसेट्स और लाइबिलिटीज़। एसेट्स और लाइबिलिटी चलती रहेंगी अगर पार्टनरशिप की बात है। अगर पार्टनरशिप खत्म हो रही है तो एसेट्स लाइबिलिटी, फर्म तो वही है ना, केवल रिलेशन ही तो बदला है, तो एसेट्स और लाइबिलिटी चलती रहेंगी। लेकिन जब फर्म ही नहीं है तो लाइबिलिटी एसेट्स को बेचेंगे और लाइबिलिटीज़ को पे करेंगे। ओके, फिर आती है रियलाइजेशन अकाउंट की बात। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम कोई रियलाइजेशन अकाउंट बनाएं, इसमें हम रिवैल्यूएशन बनाते हैं। बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म रियलाइजेशन अकाउंट बनाना कंपलसरी है, तभी तो पता चलेगा एसेट कितने के हैं, लाइबिलिटी कितनी पे करनी है। एग्रीमेंट, इसमें म्यूचुअल एग्रीमेंट हो सकता है, इसमें वॉलंटरी भी हो सकता है और कंपलसरी, मतलब ये कोर्ट वगैरह भी ऑर्डर दे सकती है। ठीक है जी। अब देखिए मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन की, डिसोल्यूशन करा कैसे सकते हैं फर्म का। जो डिसोल्यूशन के सेक्शन लिए सेक्शन था वो था सेक्शन 39। अब हम मोड्स की बात कर रहे हैं तो मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन है सेक्शन 42, 44। ठीक है, याद रहेगा तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, मार्क्स में और अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन अगर याद नहीं रह पाता बाय चांस तो मेन यही याद रखिएगा डिसोल्यूशन का। ठीक है, सेक्शन 39। तो डिसोल्यूशन में सबसे पहला है सेक्शन 40 में डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, कि फर्म डिसॉल्व होएगी और वो किस बेस पे होगी कि पार्टनर्स क्या है अपनी कंसेंट से एक एग्रीमेंट बनाएंगे कि हमको अब ये फर्म वाइंड अप करनी है। ठीक है, तो वो है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। सेकंड है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, इसके लिए सेक्शन है 41। कंपल्सरी मतलब पार्टनर चाहे या ना चाहे लेकिन डिसोल्यूशन होनी ही है। क्यों, क्या केस हो सकता है, क्या पता कोई पार्टनर या सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए। इंसॉल्वेंट क्या होता है, व्हेन पार्टनर्स आर अनेबल टू पे ओन डेट्स। ठीक है, टू पे डेट्स, जब पार्टनर अपने डेट्स नहीं दे पाता तो वो क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट। हिंदी में इसको दिवालिया भी बोलते हैं। ठीक है जी। और सेकंड है अगर हमारा बिजनेस ही इलीगल या अनलॉफुल हो जाए तो भी डिसॉल्व हमको करना पड़ेगा। थर्ड है सेक्शन 42 के अंदर डिसोल्यूशन और हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टीजेंसी, कि अगर सर्टेन कोई इंसिडेंट होता है तो भी डिसॉल्व करना पड़ सकता है। क्या इंसिडेंट, मान लो हमने फिक्स पीरियड के लिए करा था कि भाई हमारी फर्म ना 10 ईयर्स के लिए चलेगी। ठीक है, तो वो तो हो गया ना फिक्स पीरियड 10 ईयर्स, तो वाइंड अप हो जाएगी। अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए बोला था भाई हमको सिर्फ एक हाईवे बनाना है, वो पूरा हो गया तो भी वाइंड अप हो जाएगी। कोई पार्टनर की डेथ हो गई, लेकिन अगर सारे पार्टनर म्यूचुअली डिसाइड करेंगे तो इस केस में डिसोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। ओके, पहले से डीड बना रखी होगी तो। नेक्स्ट है ऑन एजुकेशन ऑफ अ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुका है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे सेक्शन 44 डिसोल्यूशन बाय नोटिस। तो अगर पार्टनरशिप एट विल है, मतलब ये कि कोई पार्टनर कभी भी छोड़ के जा सकता है, उससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, एक रिटर्न नोटिस देना है सभी पार्टनर्स को, तो भी क्या हो सकती है, फर्म डिसॉल्व हो सकती है। ओके, सो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, अगर सब अच्छा चल रहा है, पार्टनर्स भी नहीं चाह रहे, कोई इंसॉल्वेंट भी नहीं हुआ, फिर भी फर्म डिसॉल्व हो सकती है। क्यों, क्योंकि कोर्ट चाह रही है। और कोर्ट क्यों चाहेगी कि फर्म डिसॉल्व हो, क्योंकि
किसी भी पार्टनर पे क्या हो सकता है, केस वगैरह हो सकता है। ठीक है, जैसे मिसकंडक्ट कि भाई ये जो फर्म है ये अच्छे से काम नहीं कर रही, एग्रीमेंट को ब्रीच कर रही है, बिजनेस लॉस में चल रहा है बहुत दिनों से, इसका फ़ायदा नहीं चलने का, तो भी कोर्ट क्या है, खुद आगे आके अपना इनिशिएटिव ले सकती है और जो फर्म है उसको डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे सकती है। ठीक है, तो हमने मोड्स किए, हमने कितने मोड्स किए अभी, 5 मोड्स किए, सेक्शन 39 to 44। ओके, नाउ हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। देखिए, हमने डिसोल्यूशन का मीनिंग पढ़ा, फीचर्स पढ़े, मोड्स पढ़े, क्या क्या है। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ताकि हम अपने एसेट्स को बेच पाएँ, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट कर पाएँ, हमको सरप्लस और लॉस पता चल पाए कि हमको नेट प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, फर्म को वाइंड अप करने से सरप्लस या लॉस आपका पार्टनर्स में बटेगा। यहाँ तक क्लियर। अब हम आते हैं अपने सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन, मतलब ये कि डिसोल्यूशन के टाइम पे किस किस का अकाउंट कब सेटल होगा। इसके लिए कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 48। यू डोंट नीड टू क्रैम, अगर आपको याद नहीं हो रहा तो ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, याद है तो वेल एंड गुड। तो सेक्शन 48 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का ये कहता है कि हमारी जो रियलाइजेशन एसेट्स है वो ऐसे हो, कैसे, जो हमने एसेट सेल करी, हमारे पास अब कैश आ गया, उस कैश को हमको कैसे देना है, सबसे पहले देना है थर्ड पार्टी को। ठीक है जी, थर्ड पार्टी को दे दिया, उसके बाद देना है पार्टनर्स को, और पार्टनर्स का भी जो लोन है या लाइबिलिटी है पार्टनर्स के लिए वो, ठीक है जी, वो भी दे दिया। उसके बाद हमको पार्टनर्स की कैपिटल देनी है। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस बताया जा रहा है कि जो फर्म का पैसा आया है रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स के बाद, उसको हम कैसे कैसे पेमेंट करेंगे। सबसे पहले बाहर वालों को देना है, आउटसाइड, मतलब ये कि पार्टनर्स को तो मिले ना मिले वो बात की बात है, लेकिन पहले बाहर वालों का तो होना चाहिए ना अकाउंट सेटल। तो सबसे पहले क्या करना है, आउटसाइडर्स को देना है। सेकंड में किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा, लेकिन जिस पार्टनर ने लोन दिया है ना उसको मिलेगा पहले। ठीक है, लोन का हमने दे दिया। फिर उसके बाद ना पेमेंट ऑफ कैपिटल, जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है उस कैपिटल को देना है। ठीक है जी, उसके बाद अगर कोई सरप्लस बचता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। ओके, और अगर सारे एसेट्स बेच के जो बाहर की लाइबिलिटी है वो पे नहीं हो पाई है तो पार्टनर्स को अपने प्राइवेट एसेट्स बेच के देना पड़ेगा। इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है ना, जब पार्टनर्स को अपने पर्सनल एसेट्स बेच के भी फर्म की लाइबिलिटीज़ को देना पड़े तो उसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। गॉट इट। अब हम आते हैं अपने रियलाइजेशन अकाउंट पे। कंसेप्ट आप जान चुके हैं कि हम इसको बनाते क्यों हैं। ठीक है, नेचर कैसा है इसका, ये नॉमिनल अकाउंट का नेचर है। कब बनाते हैं हम, डिसोल्यूशन के टाइम पे हम बनाएंगे ताकि हमको प्रॉफिट या लॉस का पता चल पाए। ठीक है, क्या है, कब बनाना है, क्यों बनाना है, इसका आंसर हमको मिल चुका है। अब इसमें आता क्या क्या है ये आप पढ़िएगा। ठीक है, सबसे पहले ना आपको बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स लिखनी है और बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़ लिखनी है। समझ आई। तो देखिए ये बैलेंस शीट है मान लो। ठीक है, बैलेंस शीट की एसेट लाइबिलिटी एसेट्स, तो जो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको हम ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है जी, डेबिट साइड में क्या क्या आना चाहिए, डेबिट साइड में आने चाहिए सारे के सारे एसेट्स। जो भी एसेट्स है वो सारे के सारे कहाँ आएंगे, रियलाइजेशन की डेबिट में। ठीक है, कौन कौन सा एसेट है जो नहीं लेना हमको, बुक वैल्यूज पे आएंगे, कैश बैंक, फिक्टिशियस में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल, ये सब नहीं लेना है। आउटसाइड लाइबिलिटी जो जो करनी है पे वो आएगी। एक्सपेंसेस जो जो रियलाइजेशन पे दिया है वो आएगा। ऑब्वियसली जब नॉमिनल है तो सारे एक्सपेंसेस क्या होंगे, डेबिट होने चाहिए ना। कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ये भी मान ली एक्सपेंसेस दिया है तो डेबिट में आएगा। पार्टनर्स की लाइबिलिटी अगर उन्होंने ली है तो क्या आएगा, इसमें डेबिट साइड आएगा। ठीक है, पार्टनर्स की
लाइबिलिटी मतलब ये कि मैं ये कह दूं भाई ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, इसकी लाइबिलिटी मैं पे करूंगी, इसको अगर किसी को लोन देना होगा तो, ठीक है, ये वाली चीज़। देखिए हमने क्या पढ़ा, डेबिट साइड क्या आएंगे, सारे एसेट्स और एक्सपेंसेस, इतना समझ आया। क्रेडिट साइड क्या आएगा, सारी लाइबिलिटीज़ और जो एसेट्स को सेल करके मिला है ना, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, वो आएगा, ठीक है। इन दोनों का माइनस करेंगे, अगर इधर आया बैलेंसिंग फिगर तो प्रॉफिट है, इधर आई बैलेंसिंग फिगर तो लॉस है। डेबिट में आता है तो प्रॉफिट होता है, ये मैंने आपको बता रखा है ना। तो वही अभी मैंने आपको बताया, क्रेडिट साइड क्या आएगी, लाइबिलिटीज़ आएगी, एसेट्स को बेचने के बाद आएगा, कोई एसेट है तो वो आएगा। लाइबिलिटी अगर किसी पार्टनर ने दी है, अगर किसी पार्टनर, देखो लाइबिलिटी वाला, देखो एक तो लाइबिलिटी वाला था ये, एक है लाइबिलिटी वाला ये। देखिए डेबिट साइड कौन सी आएगी, पार्टनर की लाइबिलिटी अगर किसी ने ली है तो, लेकिन अगर किसी और की लाइबिलिटी पार्टनर ने ली है तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। पार्टनर का अगर एसेट लिया गया है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी कहाँ आएंगे, इधर ही, ठीक है। जब एसेट्स इधर आए तो प्रोविजन तो इसको माइनस करता है ना, तो वो क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है जी। फॉर्मेट आप देख लीजिए, थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, फॉर्मेट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा फॉर्मेट हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का, ठीक है। अब रियलाइजेशन अकाउंट में आपको क्या क्या दिख रहा है, क्या बताया था मैंने, डेबिट साइड क्या आएगा, सारे के सारे एसेट्स एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। तो सारे एसेट्स आ गए इधर, साथ साथ लिख भी देते हैं, ठीक है जी, सारे आ गए एसेट्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये आगे हमारे सारे एसेट्स, गुडविल वगैरह नहीं लेना है। बैंक जो लाइबिलिटीज़ हमने पे करी है वो ये है, तो सबसे पहले एसेट्स की है, इधर के बैलेंस शीट से, बुक वैल्यू से लाइबिलिटीज़, ये तो हमने केवल क्या किया, बैलेंस शीट से लिया है, इतना समझ आया। अब हम इन एसेट्स को सेल कर रहे हैं, यहाँ पे हमने सेल कर दिया, ठीक है। अब हम इन एसेट्स यहाँ से इस पैसे की पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर रियलाइजेशन का खर्चा हुआ तो थर्ड पार्टी को दिया गया है तो, ठीक है, किसी पार्टनर को दिया गया है तो, पार्टनर से लिया गया है कोई भी एसेट तो, ठीक है ना। टू प्रॉफिट ट्रांस, और ये हमारा क्या है, लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, ये अगर किसी पार्टनर ने लाइबिलिटी ली है तो ये हमारा प्रॉपर फॉर्मेट है। इधर आएगा हमारा प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, इधर आएगी हमारी लॉस, ओके। तो इसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन प्रॉफिट। ये मैंने आपको बता दिया, क्रेडिट साइड ज़्यादा हो तो प्रॉफिट रहेगा, डेबिट साइड ज़्यादा हो तो लॉस रहेगा, ओके। अब हमारे लिए ये रियलाइजेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल हम करेंगे जर्नल एंट्रीज डिसोल्यूशन की, और रियलाइजेशन अकाउंट को दोबारा देख लेंगे, ठीक है जी। जर्नल एंट्रीज मैं आपको पढ़ा दूंगी, फिर उसके बाद हमारे छोटे छोटे 2-3 टॉपिक्स बचते हैं, वो भी कवर करके फिर हमारा चैप्टर फिनिश, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना कॉरपोरेट अकाउंट, कंपनी अकाउंट्स, ओके। अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आया या कोई ऐसा टॉपिक है जो मिस आउट हो चुका है, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।